हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा क्रांति कोण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम क्रांति कोण से न्यूमेरिकल हल करने के लिए एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सोल्व किए जाते हैं, क्रांति कोण पर आधारित जो न्यूमेरिकल आते हैं। तो देखते हैं न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए फॉर्मूला। नोट लगाकर लिख लें, उसी के आगे हम इसको जो टॉपिक चल रहा था उसी के नीचे अपवर्तन के नियम से, क्योंकि अपवर्तन का नियम लगता है अपवर्तन के नियम से, अपवर्तन के नियम से। अपवर्तन का नियम हम जानते हैं n/1 बराबर n2 अपॉन n1 बराबर साइन i अपॉन साइन r, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो देखें यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं इसको किसके लिए, क्रांति कोण के लिए। तो क्रांति कोण के लिए क्या होता है वो देख लें हम सबसे पहले। क्रांति कोण के लिए, क्रांति कोण के लिए जो आपतन कोण है I बराबर IC के होगा क्रांति कोण के बराबर, तथा अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा I बराबर IC के लिए R बराबर 90 डिग्री। ये कंडीशन है, डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं हम, जो हमने पिछली बार पढ़ा था। ये अपवर्तक पृष्ठ और ये इसका अभिलंब, ये हमारे पास विरल माध्यम है। विरल माध्यम, विरल माध्यम एयर वगैरह हो सकता है। और ये वाला जो माध्यम है ये अपने पास है सघन माध्यम। सघन माध्यम में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे जल ले लिया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कंडीशन फिक्स है और क्रांति कोण वगैरह उसी के तहत आते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन फिक्स है कि प्रकाश किरण सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही प्रवेश करेगी। ये हमारे पास है अभिलंब। अब हम देख रहे हैं कि ये हो गई हमारे पास आपतित किरण। जो किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जो किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, इससे इसमें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, वो अभिलंब से दूर हटती है। ये किरण अभिलंब से दूर हटकी, फिर इसका आपतन कोण का मान बढ़ा दिया, फिर दूर हटी, फिर आपतन कोण का मान बढ़ाया, फिर दूर हट गई, फिर आपतन कोण का मान बढ़ाया, फिर दूर हटी। और इस आपतन कोण का मान बढ़ाते बढ़ाते एक विशेष कोण पर, एक ऐसे कोण पर जिस पर इसका मान बढ़ाते बढ़ाते एक विशेष कोण I बराबर IC पर, जो ये अपवर्तित किरण है ये अपवर्तक पृष्ठ के समांतर गति करने लग जाती है। मतलब उस समय इस अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। और ये जो कंडीशन होती है यही कहलाती है क्रांति कोण की स्थिति। मतलब क्रांति कोण IC पर ये 90 डिग्री हो जाएगा क्रांति कोण की स्थिति। मतलब ये हो गया I बराबर IC वाली कंडीशन। तो ये कहलाती है क्रांति कोण की स्थिति। मतलब कौन सा, क्रांति कोण। और यदि इस क्रांति कोण वाला जो कंडीशन है इससे अगर आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया जाए तो ये किरण पूर्णतः इसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। तो देखें ये कंडीशन सोल्व कर रहे हैं तो ये मान हम इसके अंदर रख सकते हैं। तो पहला माध्यम क्या है हमारे पास, यहाँ पर फर्स्ट माध्यम है हमारे पास
सघन माध्यम, माध्यम एक सघन माध्यम, माध्यम दो विरल माध्यम। माध्यम एक है सघन माध्यम, इसका अपवर्तनांक मान लिया मैंने कितना है, इसका अपवर्तनांक ले लिया हमने, कोई भी माध्यम हो सकता है, कांच हो सकता है, जल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो एन ले लिया, स्मॉल एन। और विरल माध्यम का अपवर्तनांक हम जानते हैं, कितना ले सकते हैं विरल माध्यम का, विरल माध्यम में तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, एक, लगभग एक मान लेंगे क्योंकि यहाँ वायु है, ये विरल माध्यम में वायु है हमारे पास। तो देखो, तो यहाँ इसमें हम ले लेते हैं साइन आई, मतलब यहाँ तो लिख लिया हमने N2 की जगह तो लिख दिया हमने दूसरा माध्यम एक हो गया यहाँ मेरे पास, और पहला माध्यम सघन माध्यम है तो N, और यहाँ हो गया हमारे पास साइन IC अपॉन साइन 90 डिग्री। तो ये आ गया, चूंकि यहां लिख सकते हो तुम विरल माध्यम, विरल माध्यम पहले लिए हमने वायु का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक N2 बराबर 1, और सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम कुछ भी लिया जा सकता है, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक N1 बराबर N, ये वैल्यू अपने इसके अंदर पुट कर दी थी। अब देखें तो साइन 90 का मान हम जानते हैं कितना होता है, साइन 90 का मान, चूंकि साइन 90 दिस इज इक्वल टू 1, साइन 90 का मान कितना होता है, एक होता है, हम एक इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये आ गया 1 अपॉन एन बराबर साइन IC बटे 1। तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास साइन IC, क्या आ गया, साइन IC बराबर 1 अपॉन एन, ये फॉर्मूला तो आ गया, इससे हम क्रांति कोण का मान निकाल सकते हैं, या उस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो, क्रांति कोण दे दिया जाए तो क्या जाएगा, या n बराबर 1 अपॉन साइन IC, IC यहाँ पर क्या है, क्रांतिक कोण है, क्या है IC, क्रांतिक कोण, यहां IC दिस इज इक्वल टू क्रांतिक कोण। तो इन फॉर्मूलों से, ये जो फॉर्मूले आए इनसे हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, और इसी पर आधारित मैं एक न्यूमेरिकल तुम्हें करवा देता हूं जिससे कि ये फॉर्मूला यूज हो सके। न्यूमेरिकल लिख रहे हैं हम, यदि हीरे का अपवर्तनांक, कुछ भी मान लो, हीरा ले लो, कुछ भी और ले लो, यदि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42 लगभग है, तो उसके लिए क्रांति कोण का मान निकालिए। क्वेश्चन लिख ले हम न्यूमेरिकल, यदि हीरे का अपवर्तनांक, यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42, ये लगभग में है, यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42, चाहो तो आगे लिख दो लगभग, जो याद रहे, यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो इसके लिए क्रांति कोण
क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, क्रांतिक कोण का मान निकालना है। और हमें जो दिया गया है, जो वैल्यू दी गई है, उसको हम लिख सकते हैं गिवन साइन इनवर्स 0.4132 0.4132 जो दे रखी है वो किसके बराबर है, लगभग 24.4 डिग्री। ये गिवन दिया हुआ है हमें, साइन इनवर्स 0.4132 का मान 24.4 डिग्री एक क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो सॉल्यूशन है इसका, क्वेश्चन पढ़े हम। यदि हीरे का पूर्णांक 2.42 है तो इसके लिए क्रांतिक कोण मतलब किसका मान दे रखा है, एन का मान। तो हीरे का पूर्णांक दे रखा है मुझे, हीरे का अपवर्तनांक n बराबर 2.42। इसकी कोई यूनिट होती नहीं है पूर्णांक की। और किसका मान पूछ रहा है, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण आईसी का मान हमसे ये फाइंड आउट करवा रहा है, ज्ञात करवा रहा है। फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा था कि क्रांतिक कोण अपूर्णांक में क्या संबंध होता है, क्योंकि क्या होता है बेटा, एन बराबर या साइन आईसी बराबर साइन आईसी बराबर 1/n। यह सूत्र हमने पढ़ा है अभी। तो केवल हमें एक का मान दे रखा है, का ज्ञात है, तो सोल्व हो जाएगा। साइन आईसी बराबर 1/2.42 2.42। तो ये पॉइंट था तो 0 पर ले जाओ और इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा। तो साइन आईसी बराबर 100/242 100/242। तो साइन आईसी बराबर, भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा भाग, यहाँ पर भाग नहीं गया तो सबसे पहले लग गया दशमलव, दशमलव लगता है 0 आएगा। 1000 में 242 का भाग दोगे 4 बार जाएगा। जो शेष बचेगा फिर भाग दोगे तो कितना जाएगा, लगभग 132 बार भाग जाएगा इसमें। और हम देखते हैं, हमें तो मान आईसी का चाहिए, क्रांतिक कोण का। तो आईसी बराबर साइन इनवर्स से उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स 0.4132। तो आईसी की वैल्यू हमें दे रखी है, उसने साइन इनवर्स का मान दे रखा है, साइन इनवर्स 0.4132, साइन इनवर्स 0.4132 कितना दे रखा है, 24.4 डिग्री। तो ये आ गया क्रांतिक कोण का मान। तो इस प्रकार से अगर कोई न्यूमेरिकल आते हैं तो इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने अभी डेराइव किया है। ये हमारे पास यहाँ तक की अपूर्णांक से संबंधित टॉपिक हो गया है कि कैसे इसका क्वेश्चन सोल्व होगा। अब हम इसकी एक टेबल ले लेते हैं जिसमें हम जल, कांच वगैरह के अपूर्णांक भी नोट कर सकते हैं। तो पदार्थ, एक टेबल बना रहे हैं हम, पदार्थ, फिर हम ले ले अपवर्तनांक। पदार्थ कौन सा पदार्थ ले रहे हैं, उसका अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक। पदार्थ का अपवर्तनांक और उसका क्रांतिक कोण, ये याद रखने के लिए, क्रांतिक कोण।
तो इसको तो हम क्या बोलते हैं, पदार्थ को सब्सटेंस। सब्सटेंस अपवर्तनांक को हम जानते हैं, क्या बोलते हैं अपवर्तनांक को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और क्रांति कोण को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब पहले हम पदार्थ ले लेते हैं, जैसे जल। हमने ले लिया पहले जल। जल का अपवर्तनांक हम जानते हैं 1.33। 1.33। इसका क्रांति कोण 48.75 याद रखना है हमें, डिग्री। 48.75 डिग्री, मतलब सॉरी 48.75 क्रांति कोण हो गया ये। इसके अलावा आगे डिग्री में लगाना चाहो लगा दो। अगला अगला हो गया, जल ले लिया। कांच ले लो, कांच में भी नाम होता है, अलग अलग होते हैं। तो क्राउन कांच ले लिया मैंने, क्राउन कांच। जो क्राउन कांच होता है उसका जो अपवर्तनांक होता है, क्राउन कांच, और क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.52, लगभग 1.5, 1.52। और इसका जो क्रांति कोण होगा वो 41.14। ऐसे ही फिलिंट कांच होता है, अलग अलग कांच के प्रकार है कांचों के। फिलिंट कांच, इसका जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.62। 1.62। आगे क्रांति कोण हम इसका निकाल सकते हैं 37.31। अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया है उससे हम क्रांति कोण के मान निकाल सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने एक अभी निकाल के बताया था। ठीक है, इसके बाद हीरा। हीरे का कितना होता है 2.42, जो भी हमने निकाला था 2.42। और इसका जो क्रांति कोण आया था वो कितना आया था 24.41। हमने जिस फॉर्मूले से इसको निकाला था उसी से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी थोड़ी देर पहले अपन ने निकाला है कि मान क्या निकलेगा। 24.4 निकाला था हमने, तो आगे भाग लगाओ तो 41 और हो जाएगा। तो उसने वैल्यू दी हुई थी हमको, इसलिए हमने वो वैल्यू लिख दी। ये टेबल, और जैसे मैंने एक क्वेश्चन ये वाला बताया था लास्ट वाला, ऐसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके मान हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये टेबल आप बना लें सभी याद रखने के लिए। ये टेबल आप सभी नोट कर लें। अगला टॉपिक हम ले रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, मतलब इसकी एग्जाम्पल क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के
उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, एग्जाम्पल क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, मतलब किस किस में इसका उपयोग होता है। तो देखते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट भी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी इंपॉर्टेंट था। यहां पर हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं मरीचिका। पहला एग्जाम्पल क्या है, मृग मरीचिका बोल दो या मरीचिका बोल दो, मरीचिका एक इसमें उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम जाने मरीचिका होती क्या है। मरीचिका हमने एग्जाम्पल तो लिख लिया कि मरीचिका में होता है, लेकिन मरीचिका होती क्या है। रेगिस्तान में यात्रा करने वाले जो यात्री होते हैं, रेगिस्तान में जो व्यक्ति यात्रा करते हैं जो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, गर्मी के दिनों में कुछ दूरी पर जलाशय या जल के अंदर पेड़ों के उल्टे प्रतिबिंब, मतलब जल में पेड़ों के उल्टे प्रतिबिंब नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। इस घटना को मृग मरीचिका कहते हैं। हम जानते हैं कि रेगिस्तान में कोई पानी होता नहीं है दूर दूर तक, फिर भी हमें ऐसा नजर आता है कि आगे कोई जलाशय है, कोई तालाब वगैरह है जहाँ पानी भरा हुआ है, या पेड़ों के दूर से देखने पर ऐसे लगते हैं कि उल्टे पेड़ हैं, और उल्टे पेड़ है मतलब उल्टे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जल के अंदर बनता है, तो ऐसा लगता है कि वहां पर कोई पानी है। तो ये जो दृष्टि भ्रम है, हमारी आंखों का जो भ्रम होता है, यही मरीचिका कहलाता है। और इस दृष्टि भ्रम में ही हिरण वगैरह जो होते हैं, वह रेगिस्तान में अगर चला जाता है तो रेगिस्तान में घूमता रहता है, तो वो पानी की खोज में देखता है कि पानी यहाँ पर है, फिर आगे उसको उल्टे प्रतिबिंब नजर आते हैं, जलाशय नजर आता है, वो वहां पर भटकता रहता है पानी के लिए, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि रियल में वहां कोई पानी होता नहीं है। ज्यादा दूर नहीं चले अपन, तो अपन इस कंडीशन में आ जाए कि हम जैसे बस में सफर कर रहे हैं और बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, जैसे भी गर्मियों के दिन है, और सड़क पर हम सड़क मार्ग से गति करें तो बहुत दूर अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि आगे सड़क के ऊपर पानी भरा हुआ है। ये प्रैक्टिकल तो हम इजीली कर भी सकते हैं। ठीक है, तो देखें हम मरीचिका। सबसे पहले मरीचिका का रीजन लिख दे, मरीचिका किसे कहते हैं। तो रेगिस्तान में, यही है इसका, रेगिस्तान में यात्रा, रेगिस्तान में यात्रा करने वाले यात्रियों को, रेगिस्तान में यात्रा करने वाले यात्रियों रेगिस्तान में यात्रा करने वाले यात्रियों को गर्मी के दिनों में, यात्रियों को गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में कुछ दूरी पर, गर्मी के दिनों में क्या होगा, कुछ दूरी पर सामने की ओर जलाशय या पेड़ों के उल्टे प्रतिबिंब, गर्मी के दिनों में कुछ दूरी पर जलाशय, कुछ दूरी पर जलाशय या जल में पेड़ों के उल्टे प्रतिबिंब, या जल में पेड़ों के उल्टे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, उल्टे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो जो आंखों का, हमारी आंखों का जो दृष्टि भ्रम है, दिखाई देते हैं, इस घटना को ही प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, इस दृष्टि भ्रम को ही, दृष्टि भ्रम केवल ओनली भ्रम होता है, इस दृष्टि भ्रम को ही, यही लिख लो, इस दृष्टि भ्रम की घटना को ही मरीचिका कहते हैं, मरीचिका
कहते हैं। ये तो हो गए हमारे पास मरीचिका की डेफिनेशन की मरीचिका कहते किसको है। लेकिन है ऐसा होता क्यों है, इसका रीजन भी हमें पता हो। तो पहले तो परिभाषा लिखते हैं, रेगिस्तान में यात्रा करने वाले जो यात्री हैं, गर्मी के दिनों में उन्हें कुछ दूरी पर जलाशय या जल के अंदर पेड़ों के उल्टे प्रतिबिंब नजर आते हैं। जो हमारी आंखों का ये दृष्टि भ्रम है, यही क्या कहलाता है, मरीचिका कहलाता है। वास्तव में तो कोई पानी होता नहीं, लेकिन दृष्टि भ्रम जो होता है वही क्या कहलाता है, मरीचिका कहलाता है। रीजन क्या है, रीजन में समझा देता हूं आपको कि गर्मी के दिनों में क्या होता है, रेगिस्तान में जो रेत होती है बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। क्या होता है, रेगिस्तान में जो रेत होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा अत्यधिक गर्म हो जाती है। और अत्यधिक गर्म होने से रेगिस्तान में जो रेत है गर्मी के दिनों में क्या होगी, वो गर्म होगी और अत्यधिक गर्म हो जाएगी। तो अत्यधिक गर्म होने से जो सतह के नजदीक वाली, जो सतह के नजदीक की जो वायु है वो ऊपर वाली वायु की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाएगी। और अधिक गर्म हो जाने से ये वायु ऊपर की वायु की तुलना में क्या हो जाएगी, विरल हो जाएगी। मतलब जैसे नीचे वाली, जैसे पृथ्वी है हमारी, ये सतह है और ये सतह अत्यधिक, यहाँ पर रेत पड़ी हुई है, ये बहुत गर्म हो गई, ये रेत क्या हो गई, अत्यधिक गर्म। तो यहाँ की जो वायु है ये क्या हो जाएगी, अत्यधिक गर्म हो जाएगी। किसके ऊपर वाली वायु क्या होगी, इसके अपेक्षा ठंडी रहेगी, इसके ऊपर वाली इसके अपेक्षा ठंडी रहेगी। तो ये वायु अत्यधिक गर्म हो जाने से क्या हो जाती है, विरल हो जाती है। क्या हो जाती है, विरल हो जाती है। और इसके ऊपर वाली क्या कहलाएगी, सघन। तो ये अत्यधिक गर्म हो जाने से ऊपर वाली वायु की तुलना में विरल हो जाती है। और विरल हो जाने से इसका अपवर्तनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि विरल हो जाएगा तो हम जानते हैं कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, तो ऊपर वाले अपवर्तनांक की अपेक्षा का अपवर्तनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब कोई पेड़ वगैरह वहां खड़े हुए हैं, अब मतलब जो हम देखें कि किसी पेड़ से चलने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी की सतह पर आती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है। और यदि आतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तो इस प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और दूर खड़े यात्रियों को यह प्रकाश नीचे भूमि के अंदर से कहीं से आता हुआ प्रतीत होता है यात्रियों। और ये क्या होता है, यात्री को पेड़ का प्रतिबिंब जमीन में दिखाई देता है। और पेड़ का ये उल्टा प्रतिबिंब भी क्या कहलाता है, दृष्टि पर उल्टा जो प्रतिबिंब है यही क्या कहलाएगी, दृष्टि पर जो है हमारा मरीचिका कहलाएगा। इस कारण होता है, इसके कारण क्योंकि जो गर्म रेत हो गई, उस गर्म रेत से वहां की वायु क्या, वहां की जो सतह वाली वायु क्या है, वो अत्यधिक गर्म हो जाने से विरल हो जाएगी। किसकी अपेक्षा, ऊपर वाली वायु की अपेक्षा। और विरल होने से उसका अपवर्तनांक ऊपर के अपवर्तनांक की अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तभी लक्ष्य से दूर हटेगी। और क्रांति कोण से ज्यादा होने पर उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और उसको देखने पर दूर से जो यात्री खड़ा हुआ है वो देखता है तो ऐसा लगता है कि इसका प्रतिबिंब उल्टा कहीं बना हुआ है। इसका रीजन लिख लें, फिर डायग्राम के थ्रू भी इसको हम समझते हैं भी। तो चाहे तो डायग्राम देख लें, फिर इसका रीजन, कारण भी लिखेंगे, इसका क्या कारण है, मरीचिका का कारण, एक कारण भी लिखेंगे हम इसका। पहले डायग्राम देख लेते हैं, देखते हैं कि जैसे सतह है, क्या ये यहाँ पर हमारे पास सतह, ले लेते हैं, ये सतह है और ये सतह है। और यहाँ पर देखें हम ध्यान से, तो ये जैसे पेड़ लगा हुआ है, ये अभिलंब ले लें यहाँ पर, तो ये अभिलंब हो गया। और यहाँ रेत वगैरह पड़ी हुई है, ये अभिलंब है हमारे पास, क्या है ये, अभिलंब। और ये क्या है, सतह है। और यहाँ देखें हम, तो यहाँ पर जैसे सपोज ये कोई पेड़ है, यहाँ पर कोई पेड़ लगा हुआ है, ये रेगिस्तान में, ये पेड़, हम जानते हैं कि यहाँ नीचे वाली वायु क्या हो गई, विरल माध्यम हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया, रेगिस्तान है। रेगिस्तान में जो रेत पड़ी हुई है वो क्या हो जाएगी, विरल माध्यम। तो ये हो गया हमारे पास विरल माध्यम। कौन सा माध्यम है यहाँ पर, विरल, ये विरल माध्यम, अभी लिख लेंगे अपन इसको। तो ये यहाँ से चलने वाली, ये तो ऊपर तो कौन सा माध्यम हो गया, सघन।
ये सघन माध्यम ऊपर वाली जो वायु है, और यहाँ कौन सा माध्यम है, ये विरल माध्यम। अभी लिखेंगे, देखो जो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, कहां से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में ये प्रकाश किरण ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। जब विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, इसका मान आतंकोण क्रांति कोण से अधिक होने पर क्या होगा, ये इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, इस किरण का ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। और ये जो सतह है, जो पृथ्वी है हमारे पास, ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह ये हमारे पास है। तो देखें ये विरल माध्यम हुआ हमारे पास, कौन सा माध्यम है, नीचे वाला विरल माध्यम। अभी लिखते हैं, देखो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो इस व्यक्ति को ये जो नजर आएगी, ये कहां से नजर आएगी, देखो इसको देख रहा है ये, तो ये इस प्रकार से नजर आएगी। यहां से इसको देखता है, तो इसको ये किरणें सीधी अगर डॉट 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 पीछे बढ़ा दे तो ऐसा लगता है ये जो प्रतिबिंब जो नजर आ रहा है इसको पेड़ का, ये उल्टा इधर की ओर नजर आता है कि नीचे से कहीं से ये प्रतिबिंब आ रहा है, ये पेड़ उल्टा नजर आता है, ये पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब, पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब, ये उल्टा प्रतिबिंब नजर आएगा। तो जो पेड़ यहाँ है वो कहाँ नजर आ रहा है, इसको नीचे की ओर पीछे की ओर बढ़ाने पर। तो ये हो गया हमारे पास विरल माध्यम। कौन सा माध्यम था यहाँ, विरल, और ऊपर कौन सा था, सघन। ये विरल माध्यम ऊपर सघन माध्यम था। तो ये पेड़ से चलने वाली सघन माध्यम से प्रकाश किरणों सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश किया, और ये इधर इसका क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा, क्या नाम है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना। डॉट 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 पीछे देखने पर ये जो पेड़ है इसका उल्टा प्रतिबिंब नजर आएगा। तो इसी को हम लिख लेते हैं, ये पेड़ सघन माध्यम के नीचे की वायु रेत है, रेत विरल हो गया, विरल हो गया तो अपवर्तनांक कम हो गया ऊपर की अपेक्षा। तो ऊपर सघन माध्यम, नीचे विरल माध्यम। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है, और जब इसका मान आतंकोण का क्रांति कोण से अधिक हो गया तो इसका पूर्णतः क्या हो जाता है, पूर्णतः परावर्तन हो जाता है, जिसे हम पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं। तो ये किरण जो सीधी आ रही है इसको डॉट डॉट डॉट, क्योंकि तिरछी तो नजर नहीं आएगी, डॉट डॉट देखने पर प्रतिबिंब यहाँ से दिखाई देगा कि पेड़ ऊपर ना दिखकर उसको नीचे दिखेगा। नीचे कौन से, भूमि के नीचे कौन से प्रतिबिंब बनते हैं, उल्टे प्रतिबिंब नजर आते हैं, सीधा थोड़ी होगा। तो देखो कारण क्या हो गया इसका, जो हमने चित्र में समझा है उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं। देखो गर्मी के दिनों में लिख सकते हैं हम, गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में रेत, गर्मी के दिनों में रेगिस्तान, रेगिस्तान में रेत अत्यधिक, गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में रेत अत्यधिक गर्म हो जाने से, अत्यधिक गर्म हो जाने से, अत्यधिक गर्म हो जाने से क्या होगा, गर्म हो जाने से सतह की वायु, सतह के संपर्क वाली, सतह के संपर्क, सतह के संपर्क वाली वायु भी अत्यधिक गर्म हो जाती है। संपर्क के सतह वाली वायु भी अत्यधिक गर्म
हो जाती है तो क्या होगा, इससे अत्यधिक गर्म हो जाती है। गर्म हो जाने से अत्यधिक गर्म हो जाती है, गर्म हो जाने से क्या होगा, गर्म हो जाने से यह ऊपर वाली वायु गर्म हो जाने से यह ऊपर वाली वायु जो है, ऊपर वाली वायु की तुलना में ऊपर वाली वायु की तुलना में ऊपर वाली वायु की तुलना में क्या होगी, विरल हो जाती है, विरल हो जाती है, जिससे इसका अपूर्णांक क्या हो जाएगा, और जिससे इसका अपूर्णांक इसका अपूर्णांक कम हो जाता है। गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में रेत अत्यधिक गर्म हो जाने से सतह के संपर्क वाली वायु भी अत्यधिक गर्म हो जाती है। सतह वाली वायु गर्म हो जाने से यह ऊपर वाली वायु की तुलना में विरल हो जाती है, जिससे इसका अपूर्णांक कम हो जाता है। अब पेड़ के बारे में लिखते हैं। जब कोई पेड़ प्रकाश, न्यू लिख लो, जब कोई पेड़ से प्रकाश टकराकर पृथ्वी की सतह पर आता है, जब किसी पेड़ से प्रकाश टकराकर कहां आता है, पृथ्वी की सतह पर टकराकर पृथ्वी की सतह पर आता है, टकराकर पृथ्वी की सतह पर आता है, तो वह कहां से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा, क्योंकि ऊपर सघन माध्यम है, नीचे कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। टकराकर पृथ्वी की सतह पर आता है तो वह सघन माध्यम से विरल माध्यम, तो वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। और यदि आपतन कोण का मान किससे, क्रांति कोण से, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो इस प्रकाश किरण का क्या हो जाए, पूर्णांतरिक परावर्तन। तो इस प्रकाश किरण का होता है, तो इस प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और दूर खड़े यात्री को
दूर खड़े यात्री को, और दूर खड़े यात्री को क्या होता है ये, और दूर खड़े यात्री को यह प्रकाश कहां से नजर आएगा, तो यह प्रकाश नीचे कहीं से, नीचे क्वेश्चन कर दो भूमि, नीचे कहीं से आता हुआ प्रतीत होता है, नीचे कहीं से आता हुआ प्रतीत होता है या दिखाई देता है, और यात्री को पेड़ का प्रतिबिंब जमीन पर दिखाई देता है, जिससे यात्री को पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब नजर आता है। इस दृष्टि भ्रम को ही क्या कहते हैं हम, उल्टा प्रतिबिंब नजर आता है। तो क्या होगा, पेड़ का ये उल्टा बनना क्या होता है, यात्री को जलाशय का आभास कराता है। यह पेड़ का यह उल्टा प्रतिबिंब, पेड़ का यह उल्टा प्रतिबिंब यात्री को, पेड़ का यह उल्टा प्रतिबिंब यात्री को किसी जलाशय का आभास, किसी जलाशय का आभास, उल्टा प्रतिबिंब यात्री को किसी जलाशय का आभास करवाता है, आभास करवाता है। इस दृष्टि भ्रम को, इस दृष्टि भ्रम को ही क्या कहते हैं हम, मरीचिका कहते हैं। इस दृष्टि भ्रम को ही हम मरीचिका कहते हैं। एक बार और इसको हम देख लेते हैं। एक बार और रिपीट कर देते हैं, मरीचिका क्या होती है। रेगिस्तान में यात्रा करने वाले जो यात्री होते हैं, गर्मी के दिनों में उन्हें कुछ दूरी पर जलाशय होने का या पेड़ के उल्टे प्रतिबिंब नजर आते हैं। ये जो दृष्टि भ्रम है हमारी आंखों का, यही क्या कहलाता है, मरीचिका कहलाता है। होता क्यों है, गर्मी के दिन में रेगिस्तान में रेत बहुत गर्म हो जाती है, क्योंकि रेगिस्तान में गर्म रेत होती है, वो बहुत गर्म हो जाती है, तो उसके संपर्क में आने वाली वायु भी क्या हो जाएगी, अत्यधिक गर्म हो जाएगी, जो ऊपर वाली वायु की अपेक्षा ज्यादा गर्म होगी। और गर्म होने से वो वायु जो संपर्क में है वो ऊपर वाली वायु की अपेक्षा अधिक विरल हो जाएगी, और विरल होने से उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब पेड़ खड़ा होता है तो पेड़ में नीचे वाला तो क्या होगा, विरल माध्यम, ऊपर वाला क्या होगा, सघन माध्यम, क्योंकि नीचे वाला तो क्या है, विरल माध्यम है, ऊपर क्या हो गया, सघन। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती जाएगी, और जब इसका मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा आपतन कोण का, तो यह किरण उसी माध्यम में पूर्णतः परावर्तित हो जाती है, जिसे हम पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं। पूर्णांतिक परावर्तन होने के पश्चात ये
जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसकी आंखों में प्रवेश करती है, और इस किरण को अगर डॉट 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 पीछे बढ़ाए तो ये जो पेड़ ऊपर है वो हमें कहाँ उल्टा नजर आता है, ये पेड़ के अंदर कहीं दिखाई देता है। ये जो और उल्टे प्रतिबिंब जो बनते हैं यही हमें जलाशय होने का आभास कराते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं मरीचिका, जो रीजन हमने यहाँ पर लिख दिया है। देखो, गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में रेत अत्यधिक गर्म हो जाने से सतह के संपर्क वाली वायु की अत्यधिक गर्म हो जाती है। सतह वाली वायु गर्म हो जाने से यह ऊपर वाली वायु की तुलना में विरल हो जाती है, जिससे इसका अपूर्णांक कम हो जाता है। जब किसी पेड़ से प्रकाश टकराकर पृथ्वी की सतह पर आता है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तो इस प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और दूर खड़े यात्री को यह प्रकाश नीचे मतलब भूमि के अंदर से कहीं से आता हुआ प्रतीत होता है, जिससे यात्री को पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब नजर आता है। पेड़ का यह उल्टा प्रतिबिंब यात्री को किसी जलाशय का आभास करवाता है, और ये जो दृष्टि भ्रम है यही क्या कहलाती है, मरीचिका कहलाता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का पहला उदाहरण था। अब दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं हीरे का चमकना। ये भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित है। दूसरा हम ले रहे हैं हीरे का चमकना। हीरे का चमकना। हीरे का चमकना। अब हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण हम जानते हैं, क्योंकि हीरे का अपूर्णांक कितना होता है, अभी हमने देखा था 2.42 लगभग होता है, जो कि सामान्य कांच के अपूर्णांक से बहुत अधिक है। जो सामान्य कांच के अपूर्णांक की अपेक्षा क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और जब बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा होता है तो हीरे को इस प्रकार तराशा जाता है, तराशना मतलब कटिंग की जाती है। हीरे को इस प्रकार तराशा जाता है या कटिंग की जाती है कि प्रत्येक स्थिति में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। प्रत्येक स्थिति में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो मतलब क्या होगा, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो, तो क्या होगा, उसकी वजह से उसमें किरण जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती रहेगी और हीरा में चमकीला दिखाई देगा, चमकता रहेगा। मतलब एक बार अगर हीरे में प्रकाश किरण प्रवेश कर जाए तो वो लगातार वो प्रकाश हीरे के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता रहता है और फलस्वरूप हीरा में चमकता हुआ नजर आता है। तो देखें हम हीरे का चमकना, इसका उदाहरण ये हीरे का, लिख ले हम हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। हीरे का अपूर्णांक, हीरे का अपवर्तनांक लगभग 2.42, हीरे का अपूर्णांक लगभग 2.42 होता है। जो सामान्य कांच, जो सामान्य कांच से क्या होता है, जो सामान्य कांच के अपवर्तनांक से, जो सामान्य कांच के अपवर्तनांक से बहुत अधिक होता है। जो सामान्य कांच के अपवर्तनांक से क्या होता है, बहुत अधिक होता है। जब अधिक होगा तो क्या होगा, और हीरे को इस प्रकार तराशा जाता है,
हीरे को इस प्रकार तराशा जाता है और हीरे को इस प्रकार तराशा जाता है कि प्रत्येक स्थिति में प्रकाश का जाता है कि प्रत्येक स्थिति में, मतलब जितनी भी कंडीशन से, प्रत्येक स्थिति में प्रकाश का आपतन कोण, प्रत्येक स्थिति में प्रकाश का आपतन कोण क्रांतिक कोण से, प्रकाश का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक क्या होना चाहिए, कोण से अधिक हो। अधिक होता है, जिससे क्या होगा, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अधिक होता है। अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जिससे क्या होता है, प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और हीरा में चमकीला दिखाई देता है। जिससे प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता है और जिससे प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाता है और हीरा हमें चमकीला दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है, हीरा चमकता हुआ नजर आएगा। यदि प्रकाश एक बार हीरे में प्रवेश कर जाए, इसको भी लिख सकते हैं अपन, यदि प्रकाश एक बार हीरे में प्रवेश कर जाए यदि प्रकाश एक बार हीरे में प्रवेश कर जाए तो वह प्रकाश हीरे में लगातार प्रवेश कर जाए तो वह प्रकाश हीरे में लगातार पूर्ण आंतरिक क्या होता है, हीरे में लगातार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता रहता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता रहता है। प्रकाश हीरे में लगातार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता रहता है और फलस्वरूप हीरा चमकता हुआ, हीरे में चमक उत्पन्न होती है और फलस्वरूप चमक उत्पन्न होती है। यह हीरा चमकता हुआ नजर आता है। कि हीरे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक और आता है उन मरीचिका। उन मरीचिका क्या होती है, ध्रुवीय जो प्रदेश होते हैं, ध्रुवीय प्रदेशों में समुद्र तट पर, ध्रुवीय जो प्रदेश हैं उनमें समुद्र तट पर जो जहाज होते हैं, जहाजों के प्रतिबिंब, जहाज के जो प्रतिबिंब क्षितिज से कुछ ऊपर, क्षितिज से कुछ ऊपर दिखाई देते हैं। जैसे क्षितिज है, ये क्षितिज हो गया, तो जहाजों के जो प्रतिबिंब है इस क्षितिज से कुछ ऊपर की ओर नजर आते हैं, मतलब ये गैप छूटकर इतना ऊपर नजर आते हैं। जो ये घटना होती है ये कहलाती है उन मरीचिका। तो उन मरीचिका भी हम लिख सकते हैं। अगला हम लिख सकते हैं उन मरीचिका।
अगला उदाहरण है इसका, उन मरीचिका। ये ध्रुवीय प्रदेशों में ही देखने को मिलती है घटना, उन मरीचिका। इसमें लिख दो ध्रुवीय प्रदेशों में, मरीचिका और इन दोनों में बहुत अंतर है। ध्रुवीय प्रदेशों, ध्रुवीय प्रदेशों में कौन से प्रदेश? ध्रुवीय प्रदेशों में समुद्र तट पर, समुद्र तट पर, ध्रुवीय प्रदेशों में समुद्र तट पर जहाजों के प्रतिबिंब, ध्रुवीय प्रदेशों में समुद्र तट पर जहाजों के प्रतिबिंब, जहाजों के प्रतिबिंब क्षितिज से, क्षितिज से, जहाजों के प्रतिबिंब क्षितिज से कुछ ऊपर, कहां पर? क्षितिज से कुछ ऊपर, कुछ ऊपर उठे हुए, क्षितिज से कुछ ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। ये घटना क्या कहलाती है हमारे पास? क्षितिज से ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में समुद्र तट पर जहाजों के प्रतिबिंब क्षितिज से कुछ ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। तो ये घटना होती है ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? उन मरीचिका कहते हैं, दिखाई देते हैं। इस घटना को उन मरीचिका, इस घटना को उन मरीचिका कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं हम? उन मरीचिका कहते हैं। तो ये थी हमारे पास किसकी घटना है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। अभी एक उदाहरण और है, आगे हो सकते। इसका कारण वायु की विभिन्न परतों से होने वाला पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। चाहो तो रीजन लिख सकते हो। इसका कारण वायु की विभिन्न परतों से होने वाला, इसका कारण वायु की विभिन्न परतों से होने वाला क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इसका अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का लास्ट उदाहरण और हमारे पास है, वो है प्रकाशिक तंतु। इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। धन्यवाद।